नमस्कार दोस्तों, रामानुज क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछला जो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी तक कोशिका, उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ते हैं। हमने लास्ट में कोशिकांग चल रहे थे हमारे, और कोशिकांगों के अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को पढ़ा था। आज हमारे वही कोशिकांग चलेंगे। कोशिकांग ही हम पढ़ेंगे जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, वो कोशिकांग कहलाते हैं। अब देखो दोस्तों, कोशिकांगों में हमने दो कोशिकांग तो पढ़ लिए, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। आज का हमारा कोशिकांग है जैसे राइबोसोम। राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम सबसे पहले बात करें या इसकी खोज किसने करी थी, ठीक है। खोज किसने करी थी, तो खोजकर्ता कौन है, ये ध्यान रखना। राइबोसोम की खोजकर्ता कौन है, जॉर्ज पेलेट। जॉर्ज पेलेट ने राइबोसोम की खोज करी थी, जॉर्ज पेलेट, ठीक है। अब इसके साथ हमें यह भी पता रहना चाहिए, जब हमने कोशिकांगों का विभाजन किया था तो उस समय हमने लिखे थे कि कोशिकांग हम तीन प्रकार से पढ़ेंगे, दोहरी झिल्ली वाले, एकल झिल्ली वाले और झिल्ली रहित। तो ये जो राइबोसोम होता है यह झिल्ली रहित, यह झिल्ली रहित सबसे छोटा कोशिकांग है। झिल्ली रहित सबसे छोटा कोशिकांग है, यानी कि किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती। झिल्ली रहित सबसे छोटा कोशिकांग है, ठीक है, राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, प्लास्टिड में भी पाया जाता है, और जो अंतर्द्रव्यी जालिका होती है उस पे भी मिलता है, ठीक है। अब देखो, राइबोसोम की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा झिल्ली रहित कोशिकांग है। इसके अलावा जो राइबोसोम होता है दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी मिलेगा और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी मिलेगा। यह प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में मिलेगा। अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक, हमने जब पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का अध्ययन किया था तो हमने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक है, इस प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एस की अगर हम बात करें, एस है क्या चीज़ है, दो बार आई है एस क्या चीज़ है ये एस, ठीक है। तो एस ध्यान रखना है, यहाँ पे एस इज इक्वल टू स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। ये स्वेडबर्ग यूनिट है, स्वेडबर्ग यूनिट का मतलब हो गया इकाई, स्वेडबर्ग इकाई है, ठीक है। स्वेडबर्ग इकाई,
तो एस का मतलब हो गया स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग इकाई है। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे कि जो राइबोसोम होता है इसका निर्माण किससे होता है। तो राइबोसोम का निर्माण आरएनए व प्रोटीन से होता है भैया, आरएनए व प्रोटीन से होता है। राइबोसोम का निर्माण आरएनए और प्रोटीन से होता है, ये हमें ध्यान रखना, आरएनए और प्रोटीन से होता है। अब ये जो आरएनए होता है इसका निर्माण होता है केंद्रिका में, जो केंद्रक के अंदर पाई जाती है। तो आरएनए का निर्माण केंद्रिका में होता है, आरएनए का निर्माण केंद्रिका में होता है, आरएनए का निर्माण केंद्रिका में होता है। तो अगर आरएनए का निर्माण केंद्रिका में होगा तो राइबोसोम का निर्माण कहाँ होगा, राइबोसोम का निर्माण भी केंद्रिका में होगा। अतः हम कह सकते हैं राइबोसोम का निर्माण भी केंद्रिका में होता है, राइबोसोम का निर्माण भी केंद्रिका में होता है, राइबोसोम का निर्माण भी केंद्रिका में होता है। ठीक है, तो ये हमने इस राइबोसोम के बारे में कुछ सामान्य जानकारी पढ़ी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते। हाँ तो दोस्तों, ये हमने पढ़ा राइबोसोम। अब बात करते हैं हम इसके कार्य की, राइबोसोम का कार्य। तो देखिए दोस्तों, राइबोसोम, अगर इसकी बात करें राइबोसोम का कार्य, राइबोसोम क्या काम करता है कोशिका के अंदर, ठीक है। तो इसका प्रमुख कार्य जो है राइबोसोम का प्रमुख कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। राइबोसोम का प्रमुख कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। अब ये हमें ध्यान रखना है, राइबोसोम जो होता है वो कोशिका में क्या काम करता है, प्रोटीन का संश्लेषण। सवाल बन सकता है यहाँ पे कि राइबोसोम का क्या कार्य है, ठीक है, या ऐसे पूछा जा सकता है निम्न में से राइबोसोम का कार्य कौन सा है। तो हमें ध्यान रखना, राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और इस कारण हम इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम, ठीक है। तो ये था हमारे राइबोसोम। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम। राइबोसोम के बाद कोशिकाओं की बात करें हम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, इसके खोजकर्ता का नाम, अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज करी थी पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने ER यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज करी थी, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये एकमात्र कोशिकांग है जो कि केंद्रक झिल्ली से जुड़ा हुआ रहता है। ध्यान रखना भैया, यहां से पूछा जा सकता है दोस्तों, यह एकमात्र
कोशिकांगे यह एकमात्र कोशिकांगे जो केंद्रक झिल्ली से जुड़ा रहता है, केंद्रक झिल्ली से जुड़ा रहता है। ठीक है। और साथ में हमें ये ध्यान रखना है, यह अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है यह अंतराकोशिकीय कोशिकाओं के अंदर अंतराकोशिकीय पदार्थों के श्रवण का कार्य करती है, श्रवण का कार्य करती है। अंतराकोशिकीय पदार्थों के श्रवण का कार्य करती है। ठीक है। अगर हम इसको देखें, इसकी संरचना को अगर हम देखें तो ये जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक के बाहर जो केंद्रक झिल्ली होती है, इस केंद्रक झिल्ली से क्या होती है, ये जुड़ी हुई होती है। यानी कि जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है वो एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो कि यहाँ केंद्रक झिल्ली से क्या हो, जुड़ा हुआ रहता है। इस तरीके से केंद्रक झिल्ली से हमारे को जुड़ा हुआ मिलेगा, इस तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा ये। ठीक है। एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो कि केंद्रक झिल्ली से जुड़ा हुआ रहता है, ये ध्यान रखना हमारे को। तो ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा कोशिकांग है जो केंद्रक झिल्ली से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। इस तरीके से ये अंतःप्रद्रवी जालिका इससे जुड़ी हुई रहेगी। ठीक है। ये हो गया केंद्रक और ये केंद्रक झिल्ली, यानी कि ये केंद्रक झिल्ली है। ठीक है। केंद्रक झिल्ली। अब देखो, अंतःप्रद्रवी जो जालिका होती है, यह अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है। ठीक है। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है चिकनी और एक होती है खुरदरी। खुरदरी जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उसके ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। राइबोसोम उपस्थित होने के कारण वो क्या हो गई, खुरदरी हो गई। ठीक है। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण वो कैसी होगी, खुरदरी। यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पे क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम पाए जाएंगे, जिस कारण वो क्या हो गई, खुरदरी हो गई। तो दो प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, एक तो होती है खुरदरी। ठीक है। एक तो होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और एक होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। दो प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। ठीक है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है। और दूसरी होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। दो प्रकार की जालिका होती है। खुरदरी के ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, राइबोसोम पाया जाता है, इस कारण खुरदरी होती है। चिकनी पर राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए चिकनी होती है। ठीक है। तो राइबोसोम जिस अंतःप्रद्रवी जालिका पे पाया जाएगा वो खुरदरी होगी, और जिस पे नहीं पाया जाएगा वो चिकनी होगी। ठीक है। तो ये थी अंतःप्रद्रवी जालिका। अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और साथ में अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट करते हुए जाइएगा। ठीक है। हाँ, तो दोस्तों देखिए, हम बात करें अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। अब इसके हमने दो भाग पढ़े थे। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदरी
खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका, खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका, और एक होती है चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका। दो प्रकार की जालिका होती है, एक खुरदरी होती है और एक चिकनी होती है। अब देखो खुरदरी, तो इस पर राइबोसोम, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। इस कारण यह खुरदरी होती है, इस कारण यह खुरदरी होती है। जो राइबोसोम होते हैं वो पाए जाते हैं, यानी कि जिस अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम होंगे वो खुरदरी होगी, और इस जालिका पर, इस अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इस कारण यह चिकनी होती है। तो जिस पे राइबोसोम होंगे वो खुरदरी होगी, जिस पे राइबोसोम नहीं होंगे वो चिकनी होगी। ठीक है, अब राइबोसोम उपस्थित है तो इस जालिका का कार्य हमें पता चल जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका कार्य क्या होगा, यह प्रोटीन संश्लेषण करती है, यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। पहला कार्य तो ये हो गया। साथ में ध्यान रखना भैया कि जो केंद्रक झिल्ली होता है, केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भी सहायक है। यह केंद्रक झिल्ली का निर्माण भी करती है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण भी करती है। तो ये तो हो गए इसके कार्य। अब बात करें हम चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, अगर इसके कार्य की हम बात करें, यह वसा तथा स्टेरॉइड, वसा तथा स्टेरॉइड का उपापचय का कार्य करती है, वसा तथा स्टेरॉइड के उपापचय का कार्य करती है, वसा और स्टेरॉइड के उपापचय का कार्य करती है। साथ में यह अविषाक्तीकरण की प्रक्रिया भी करती है, यानी कोशिका के लिए जो जहरीली चीजें या विषाक्त चीजें आएगी उसका क्या कर देगी, ये अविषाक्तीकरण कर देगी, उस कोशिका की रक्षा करेगी। ठीक है, तो हम कहेंगे यह अविषाक्तीकरण, यह अविषाक्तीकरण का कार्य करती है, का कार्य करती है। अर्थात विषाक्त पदार्थों से, विषाक्त यानी कि जो जहरीले पदार्थ हैं, तो विषाक्त पदार्थों से कोशिका की रक्षा करती है, कोशिका की रक्षा करती है, विषाक्त पदार्थों से कोशिका की रक्षा करती है। तो ये थी हमारे अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट कोशिकांग की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब हम आगे चलते हैं। अब अगला कोशिकांग आता है हमारे पास लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। अब देखो दोस्तों, इसके खोजकर्ता का नाम है डी ड्यूवे, इसके खोजकर्ता डी ड्यूवे, डी ड्यूवे। ठीक है, डी ड्यूवे, इसके खोजकर्ता जो है वो है डी ड्यूवे। अब हमें पता है कि ये एकल झिल्लीयुक्त कोशिकांग है, यह एकल झिल्लीयुक्त
एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी कि एक झिल्ली युक्त ही है, एक ही झिल्ली पाई जाएगी इसके ऊपर, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो राइबोसोम होता है इसके अंदर जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, और वो जल अपघटनीय एंजाइम क्या करते हैं, जब कोई बाहर से कोई अगर मान लो कि जीवाणु आया या कोई खराब पदार्थ आया कोशिका के अंदर, तो वो जल अपघटनीय एंजाइम जो होंगे इसकी झिल्ली पड़ जाएगी, और झिल्ली पड़ करके वो जल अपघटनीय एंजाइम कोशिका में आ जाएंगे और क्या करेंगे, उस कोशिका का पाचन कर लेंगे। ठीक है, साथ में उन पदार्थों का भी क्या कर लेंगे, पाचन कर लेंगे, और जब वो कोशिका ही क्या हो जाएगी, फिर नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम इस लाइसोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैलियां। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि आत्मघाती थैलियां किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम की झिल्ली के फटने पर, लाइसोसोम की झिल्ली के फटने पर उसमें उपस्थित जल अपघटनी एंजाइम लाइसोसोम की झिल्ली के फटने पर उसमें उपस्थित जल अपघटनी एंजाइम उस कोशिका का पाचन कर लेते हैं, उस कोशिका का पाचन कर लेते हैं जिसमें लाइसोसोम उपस्थित था, इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम, लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां कहा जाता है। सुसाइडल बैग्स, आत्मघाती थैलियां, आत्मघाती थैलियां, ये वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी परीक्षा में ये नहीं पूछेगा कि आत्मघाती थैलियां क्यों कहा जाता है ऐसे, ये पूछा जाएगा आत्मघाती थैलियां किसे कहा जाता है, कौन से कोशिकांग को आत्मघाती थैलियां कहा जाता है। फिर भी हमें जानकारी पता होनी चाहिए कि आत्मघाती थैलियां हम क्यों कहते हैं, कि भैया जो कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम था उसमें जल अपघटनी एंजाइम थे, और जैसे ही कोई पदार्थ बाहर आया या मान लो कि लाइसोसोम की झिल्ली फट गई, तो झिल्ली फटने पर वो सारा के सारे जल अपघटनी एंजाइम कहाँ आ गए, कोशिका में आ गए, और कोशिका में जितने भी कोशिकांग हैं उनका क्या कर लेंगे, पाचन कर लेंगे, सभी पदार्थों का पाचन कर लेंगे। ठीक है, और पाचन करने के कारण फिर वो कोशिका क्या हो गई, नष्ट हो गई। इसलिए हम इसको कोशिका यानी कि लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैलियां कहते हैं। ठीक है, आत्मघाती थैलियां यानी कि कोशिका को नष्ट कर दिया। तो ध्यान रखना, इसके खोजकर्ता कौन थे, डी ड्यूवे, डूब गए इसीलिए आत्मघाती हो गए। ठीक है, डी ड्यूवे डूब गए इसलिए लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैलियां कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लाइसोसोम था। ठीक है, अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट कोशिकांग की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये हमने लाइसोसोम पढ़ा। अब मान लो कि परीक्षा में हमारे पास प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक जल अपघटनी एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक जल अपघटनी एंजाइम
कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा जल अपघटनीय एंजाइम अभी हम पढ़ के आए कि सबसे ज़्यादा जल अपघटनीय एंजाइम कहाँ होंगे? लाइसोसोम। सर्वाधिक जल अपघटनीय एंजाइम कहाँ होंगे? लाइसोसोम में। और मान लो अगर प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक ऑक्सीकृत एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक ऑक्सीकृत एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक ऑक्सीकृत, अब ऑक्सीकरण यानी कि जो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऑक्सीकृत एंजाइम होते हैं वहाँ पे, ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण करवाते हैं वहाँ ऑक्सीजन का, ठीक है। तो वो ऑक्सीकृत एंजाइम सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो हमें पता है कि ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है, कौन से कोशिकांग में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सर्वाधिक ऑक्सीकृत एंजाइम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, रिक्तिका। रिक्तिका या इसको कहते हैं रसधानी, ठीक है, रिक्तिका या रसधानी, ठीक है। अब देखो रिक्तिका की हम बात करते हैं तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर भी पाई जाती है, और जो जंतु कोशिकाएं होती है उनमें ये छोटी होती है लेकिन पाई जाती है, ठीक है। ये पादपों में, यानी कि यह पादपों व जंतु, यह पादपों व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। पादपों और जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। अब देखो रिक्तिका की अगर हम बात करें तो इसका जो बाहरी भाग होता है, यानी कि ये जो बाहरी भाग है, ठीक है, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। बाह्य भित्ति को, रिक्तिका की बाह्य भित्ति को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? इसके अंदर हमें मिलेगा जल, ठीक है। इसके अलावा मिलेंगे हमें स्त्रावी पदार्थ, और इसके अलावा मिलेंगे उत्सर्जी पदार्थ जिनका उत्सर्जन करती है, ठीक है। तो टोनोप्लास्ट की हम बात करें, टोनोप्लास्ट, ठीक है। रिक्तिका की बाह्य भित्ति को टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। यानी कि रिक्तिका की जो बाह्य भित्ति है उसको हम क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट कहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर रिक्तिका में जल, स्त्रावी पदार्थ व उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके कार्य की, तो रिक्तिका का प्रमुख कार्य जल का संग्रहण, या हम कह सकते हैं कि भंडारण, जल का संग्रहण करना है। तो अब इसका जो प्रमुख कार्य है वो है कि जल का संग्रहण करना या भंडारण करना। अब सीधी सी बात है दोस्तों, ध्यान रखिए कि अगर जल का भंडारण कर रही है तो हम क्या जल 10 दिन का जल एक बार में थोड़ी पी लेते हैं। हम तो रोज जल पीते हैं, जब हमें महसूस होता है कि जल की आवश्यकता है तो हम जल पी लेते हैं। लेकिन जो पादप होते हैं, ये पादप क्या कहते हैं? प्यास लगती है तो ये थोड़ी कहते हैं कि मेरे लिए जल लेके आओ फटाफट, ऐसा नहीं करते। ये क्या करते हैं? जल का संग्रहण करके रख लेते हैं। और जल का संग्रहण कब होगा? जब रिक्तिका छोटी होगी, बड़ी होगी। सीधी बात है, रिक्तिका बड़ी होगी। अगर रिक्तिका बड़ी होगी तो जल का संग्रहण क्या होगा? ज़्यादा होगा।
ठीक है। तो अगर हम बात करें कि पादप कोशिकाओं में जो रिक्तिका होती है वो बड़ी होती है और जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका छोटी होती है, तो यहां से ध्यान रखना, पादप कोशिकाओं में रिक्तिका का आकार बड़ा होता है। पादप कोशिकाओं में रिक्तिका का आकार बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका की अगर हम बात करें तो जंतु कोशिका में रिक्तिका का आकार छोटा होता है, क्योंकि हमें जब प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे थोड़ी कह सकते हैं कि पानी लेके आओ। पेड़ पौधे क्या कर लेते हैं, उसका भंडारण कर लेते हैं पानी का, और वो भंडारण किस कारण करते हैं, रिक्तिका के कारण। तो ये थी रिक्तिका। इस एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों देखो, अभी हमने पढ़ा है कि जो पादप कोशिका होती है उस पादप कोशिका में रिक्तिका का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। यानी कि जो पादप कोशिका है उस पादप कोशिका में क्या होगा, रिक्तिका का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। और रिक्तिका का आकार अगर बड़ा होगा तो इसके जो अंदर केंद्रक है वो केंद्रक क्या होगा, मध्य में नहीं होगा, वो केंद्रक परिधि की ओर आ जाएगा। और जो हमारे जंतु कोशिका है, इस जंतु कोशिका में आकार क्या होता है, रिक्तिका का छोटा होता है। और आकार छोटा होने के कारण जो केंद्रक होता है वो केंद्र का होता है, मध्य में होता है। ये प्रश्न पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में। ठीक है। तो हम केंद्रक की स्थिति की जानकारी कर लेते हैं। पादप कोशिकाओं में रिक्तिका का आकार बड़ा होने के कारण केंद्रक मध्य में न रहकर परिधि की ओर होता है, यानी कि कुछ साइड में होता है, परिधि की ओर होता है, परिधि की ओर स्थित रहता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। पिछली परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है कि पादप कोशिकाओं में केंद्रक की स्थिति कहाँ होती है, मध्य में, परिधि की ओर। ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमारे। जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है, जंतु कोशिका में रिक्तिका का आकार छोटा होने के कारण केंद्रक मध्य में रहता है, केंद्रक मध्य में स्थित रहता है। यानी अगर पादप कोशिकाओं में पूछ ले कि केंद्रक की स्थिति कहाँ होती है, जब हम केंद्रक पढ़ेंगे उसके अंदर तो पढ़ेंगे, लेकिन हमें यहाँ रिक्तिका के अंदर पता रहना चाहिए कि रिक्तिका से ही हम जान सकते हैं कि केंद्रक कहाँ होगा, मध्य में होगा या परिधि की तरफ होगा। अब पादप कोशिकाओं में जब ये रिक्तिका इतनी बड़ी आ गई तो केंद्रक मध्य में कैसे रहेगा, तो केंद्रक मध्य में नहीं रहेगा, तो मध्य में न रहकर कहाँ रहता है, परिधि की ओर रहता है। जबकि जो जंतु कोशिका होती है उसमें रिक्तिका का आकार कैसा होता है, छोटा, और छोटा होने के कारण केंद्र कहाँ होगा, मध्य में। ठीक है। यानी कि जंतु कोशिका में रिक्तिका का आकार क्या हो गया, छोटा हो गया, इस कारण केंद्र कहाँ आ गया, मध्य में। ये हो गई रिक्तिका, और ये हो गया केंद्रक। ठीक है। ये हमारे पादप कोशिका। जंतु कोशिका की बात कर लेते हैं। जंतु कोशिका, अब इसके अंदर क्या हो गया, रिक्तिका का आकार कैसा, छोटा। रिक्तिका छोटी होती है,
और ये केंद्र कहाँ आ गया, मध्य में आ गया। ठीक है, तो ये था हमारे रिक्तिका। अब हम बात करते हैं इसके आगे रिक्तिकाओं के प्रकार। एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर हम रिक्तिकाओं के प्रकार पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब हम बात करते हैं रिक्तिका के प्रकारों की। अब जो इस पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उस उत्सर्जी पदार्थ के आधार पे रिक्तिका का वर्गीकरण किया गया। यानी जो रिक्तिका होती है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। रिक्तिका या रसदानी हम जिसे कहते हैं, ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? एक तो होती है खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका होती है। एक होती है गैस रिक्तिका, एक होती है गैस रिक्तिका के अलावा जो लास्ट रिक्तिका होती है उसका नाम है संकुचनशील, संकुचनशील रिक्तिका। 3 प्रकार की रिक्तिका होती है। ठीक है, अब जो खाद्य रिक्तिका होती है ये भी हमें पता रहना चाहिए कि किसके अंदर पाई जाती है। ये अमीबा में पाई जाती है, खाद्य रिक्तिका अमीबा में। और इसका जो कार्य है वो है भोजन का पाचन करना। अमीबा के अंदर क्या करती है ये खाद्य रिक्तिका? भोजन का पाचन करती है। तो भोजन का पाचन करना, यानी कि पूछ ले खाद्य रिक्तिका किस में होगी? अमीबा में होगी। क्या काम करेगी? अमीबा के अंदर भोजन का पाचन करेगी। गैस रिक्तिका की अगर हम बात करें तो गैस रिक्तिका जो होती है वो पाई जाती है नीलहरित शैवाल में, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल। ठीक है, तालाबों के ऊपर देखा होगा तुमने, जो हरे रंग की काई जमी रहती है, ऊपर पूरी की पूरी हरे रंग की परत होती है, वो नीलहरित शैवाल की होती है। ठीक है, अब ये जो नीलहरित शैवाल है इसके अंदर ये गैस रिक्तिका क्या काम करेगी? उत्प्लावकता का, उत्प्लावकता का, उत्प्लावकता का, यानी कि उसको उत्प्लावकता प्रदान करेगी जो गैस रिक्तिका होगी। हमें पता रहना चाहिए कि ये जो उत्प्लावकता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत अगर हम याद करें, ठीक है, आर्किमिडीज क्या कर रहे थे, एक बार जब ये सिद्धांत की खोज की थी उन्होंने, तो वो देख रहे थे कि जो वस्तुएं होती है वो पानी के अंदर या किसी द्रव में हल्की प्रतीत क्यों होती है। एक बार वो क्या कर रहे थे कि सुबह सुबह उठे और अपने घर के अंदर नहाने के लिए गए और जोर से टब के अंदर कूदे। जब जोर से टब के अंदर कूदे तो टब से पानी बाहर आया, और जो पानी बाहर आया उस पानी ने उसको क्या किया, आर्किमिडीज को पीछे की ओर धकेला। वो आगे कूदे, पानी ने पीछे की ओर धकेला। तो फिर वो पूरे अमेरिका के अंदर घूमे कि मैंने खोज कर लिया, जान लिया, जान लिया। ठीक है, उन्होंने एक शब्द काम में लिया था यूरेला, यूरेला, जिसका मतलब होता है जान लिया, जान लिया। ठीक है, तो पूरे अमेरिका के अंदर घूमते रहे। तो लोगों ने पूछा कि भैया इतने दिनों से खोज कर रहा था, क्या जान लिया तूने? कि मैंने ये जान लिया कि द्रवों के अंदर भी एक ऐसा गुण होता है जो ऊपर की ओर एक बल लगाता है। हमने कभी देखा होगा कि जो हमारे घरों के अंदर जो टैंक होता है, उस टैंक में जब हम बाल्टी डुबोते हैं तो जब वो बाल्टी अंदर की तरफ रहती है तो उसका वजन क्या होता है, कम रहता है। जैसे ही हमने उस बाल्टी को बाहर निकाला पानी से, उसका भार क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जब वो बाल्टी क्या थी, पानी में थी, तो ऊपर से तो बल लग रहा था, ठीक है, नीचे से भी क्या हो रहा था, बल लग रहा था। ये पानी का इसका बाल लग रहा था, बाल्टी के अंदर जो पानी भरा हुआ था वो नीचे की ओर बाहर लग रहा था, और ऊपर की ओर पानी ऊपर की ओर बाहर लगा रहा था, जिसके कारण वो हल्की प्रतीत हो रही थी। अगर हम उसको बाहर निकाल लें तो नीचे की ओर बाहर लगेगा और पानी के द्वारा कोई बाहर ही नहीं लगेगा, तो फिर वो क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो नीलहरित शैवाल होता है, वो नीलहरित शैवाल क्या होता है, पूरा पानी के ऊपर आ जाता है, और इसके अंदर जो रिक्तिका होती है इसके अंदर गैस पड़ जाती है, और ये पानी क्या करता है, इसके ऊपर की तरफ बल लगाता है, जिसके कारण ये पूरे पानी के ऊपर क्या करती है, तैरती रहती है। अब हम बात करते हैं संकुचनशील रिक्तिका की। ठीक है, ये रिक्तिका जो होती है शुद्ध जल में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ में होती है। प्रोटोजोआ, जो शुद्ध जल में पाए जाने वाला प्रोटोजोआ होता है उसके अंदर होती है। और ये कार्य क्या करती है, यह विसरण की क्रिया का नियमन करती है।
विसरण की क्रिया का नियमन करती है, विसरण की क्रिया का नियमन करती है। यानी कि जैसे हमारे अंदर विसरण की क्रिया होती है, कौन से पदार्थ अंदर जाने चाहिए, कौन से बाहर, ठीक है, उसी प्रकार प्रोटोजोआ भी डिसाइड करता है कि भैया कौन से पदार्थ अंदर जाएंगे, कौन से बाहर जाएंगे, ठीक है। तो प्रोटोजोआ के अंदर जो रिक्तिका होती है वो होती है संकुचनशील रिक्तिका, जो विसरण की क्रिया का क्या करती है, नियमन करती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में और कोशिकांगों का अध्ययन करेंगे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।